गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में बताया था, दक्षता के बारे में। दक्षता के बारे में बताया था। आज मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्नोट साइकिल है, आपने बुक्स में बहुत जगह हीट इंजन टर्म भी पढ़ी होगी। हीट इंजन तो क्या होता है कि कार्नोट हीट इंजन की जो वर्किंग है वो वही है जो कार्नोट साइकिल की है, या आप ये कह सकते हो कि कार्नोट साइकिल के थ्रू अपन हीट इंजन को समझाते हैं। हीट इंजन में क्या है, हीट इंजन भी वही होता है जिसमें कि जो हीट है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सेम उसी तरीके से प्रोसेस होता है जिस तरह से कार्नोट साइकिल में प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन होता क्या है, इसमें कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं हीट इंजन में। वो होता है सोर्स। एक तो टर्म होती है सोर्स। देखो, सोर्स तो क्या होता है, जहां से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। मान लो ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T2, तो यहाँ से हीट को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। तो सोर्स से अपन ने हीट ली। हीट, अब आपको पता है उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हीट है इससे क्या होगा, वर्क किया जाएगा। लेकिन सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ हीट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। मान लो ये Q1 हीट का क्या हो गया, लॉस हुआ। और ये हीट वो लॉस होगा वो किसको देगा, सिंक। तो हीट इंजन में ये कुछ नई टर्म्स आती है, सोर्स और सिंक। सोर्स हमेशा अपन मानते हैं हायर टेम्परेचर पे, और सिंक को मानते हैं अपन लो टेम्परेचर पे। तो जो हीट इंजन में सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर से हीट ली जाती है, उस हीट का कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट होता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो लॉस हो जाता है सिंक को। जैसा कि अपन कार्नोट साइकिल में अपन ने पढ़ा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हीट ली जाती है, जो कि सराउंडिंग से लेते हैं अपन। तो वहां पे वो सराउंडिंग क्या हो गई, सोर्स हो गया, क्योंकि वहां से अपन हीट ले रहे हैं। और आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान अपन हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या होता है, पहले सराउंडिंग हीट रिलीज सराउंडिंग को ही होती है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो हीट रिलीज होती है वो कहाँ होती है, सराउंडिंग में ही होती है। लेकिन अब वो सराउंडिंग थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां से हीट पहले ले चुके हैं, तो टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। तो अपना सोर्स और सिंक सेम है कार्नोट साइकिल के दौरान। लेकिन इसको आप हीट इंजन के दौरान आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि सोर्स एक हाई टेम्परेचर पे है जिससे आपने हीट ली, वर्क डन हुआ और फिर हीट रिलीज करी। जो कि कार्नोट साइकिल में सोर्स और सिंक दोनों क्या है, सराउंडिंग, या आप मान लो जो यूनिवर्स है, सिस्टम के अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो इस पे क्या है, जैसे ये जो मैंने आपको बताया कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, तो इसी को हीट इंजन एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको एफिशिएंसी बताया था, एफिशिएंसी रेशियो होता है W/Q2 का, जहां पे कि W तो क्या है, W है नेटवर्क। W क्या है, नेटवर्क। और Q2 क्या है, Q2 है हीट एब्जॉर्ब, की हीट ली कितनी, ये है। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया फिर बाद में कि अपन जो ये नेटवर्क है, जब इसको खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बता चुकी हूँ ये कैसे आया था। अपन ने लिखा था यहाँ पे T2 - T1/T2, और एक अपन ने ये भी लिखना देखा था कैसे आता है, Q2 - Q1/Q2। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आप हीट इंजन की कह लो, या कार्नोट साइकिल की कह लो, या कार्नोट इंजन की कह लो, इस तरीके से वर्ड यूज में लिए जा सकते हैं। T2 क्या होगा, अगर आपको मान लो दो तरह के टेम्परेचर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये नहीं पता है कि कौन सा टेम्परेचर T2 होगा, तो जो हाई टेम्परेचर है वो आप T2 मानोगे। क्वेश्चन में आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं और मान लो आपसे एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो आप जो हाई टेम्परेचर है उसे T2 मानोगे, लोअर टेम्परेचर को T1 मानोगे। ओके, अगर आपको सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो सोर्स का टेम्परेचर ये है, सिंक का टेम्परेचर निकालो, तो आप T2 किसको मानोगे, सोर्स के टेम्परेचर। T2 आप मानोगे सोर्स का टेम्परेचर, और T1 आप मानोगे सिंक का टेम्परेचर। और अगर दोनों टेम्परेचर दिए हुए और कुछ नहीं बता रखा, तो T2 हाई वाला होगा और T1 लो वाला होगा। ओके, Q2 जो है वो है हीट एब्जॉर्ब, और Q1 जो है वो है हीट रिलीज्ड।
तो इस तरीके से आप इसकी एफिशिएंसी अपन निकाल सकते हैं। मैं बस ये हीट इंजन वाला आपको बताना चाह रही थी क्योंकि मैंने वर्ड उस टाइम यूज नहीं किया था कार्नोट साइकिल के दौरान। वो एक ही, दोनों की वर्किंग एक ही है, दोनों में हीट को अपन वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब एक आपके सिलेबस में भी है कार्नोट थ्योरम क्या होती है। देखो कार्नोट थ्योरम क्या होती है, ये मैंने आपको एफिशिएंसी बताई T2 माइनस T1 अपॉन T2 और Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। आप ये देखो, ये जो एफिशिएंसी आ रही है हीट इंजन की, वो एफिशिएंसी, वो दक्षता इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही कि उस सिस्टम में क्या है। जो सिस्टम वर्क कर रहा है ना, जिसने हीट ली और वर्क किया, वो उसमें कैसी गैस है या किस तरह का वो सिस्टम है, उसमें किस तरह का सब्सटेंस है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही नहीं है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, कि जहां से आपने हीट ली उसका टेम्परेचर क्या है और जहां आप दे रहे हो उसका टेम्परेचर क्या है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस पे T2 और T1 पे डिपेंड कर रही है क्या, एफिशिएंसी। तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, T2 माइनस T1 जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी एफिशिएंसी, हीट इंजन की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी। देखो कार्नोट थ्योरम ये बताती है कि दो मशीन है, दो हीट इंजन है, अगर उनका T2 और T1 सेम है तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी सिर्फ T2 और T1 पे डिपेंड करती है, इस पे नहीं डिपेंड करती कि आपने किस तरह के सब्सटेंस पे काम कर रहे हो, जो आपका सिस्टम है उसमें आपने क्या ले रखा है, उससे मतलब नहीं है। चाहे उन मशीन में अलग अलग सिस्टम हो, लेकिन अगर T2 और T1 सेम है तो एफिशिएंसी भी दोनों मशीन्स की सेम आएगी। सो इफ टू मशीन्स आर वर्किंग, रिवर्सिबली वर्ड यूज करना जरूरी है, रिवर्सिबली मतलब छोटे छोटे स्टेप में। इफ टू मशीन्स आर वर्किंग रिवर्सिबली at same temperature, means their T1 and T2 temperature are same, then their efficiency will also be same. ये है कार्नोट थ्योरम, बिकॉज एफिशिएंसी सिर्फ T2 और T1 पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये कार्नोट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हीट का लॉस हुआ है, हम कहते हैं कि Q2 आपने हीट दी और W वर्क डन हुआ, लेकिन कुछ हीट लॉस भी तो हुई। हीट लॉस मतलब जो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो हीट रिलीज हो गई, ठीक है। अब वो जो हीट रिलीज हुई है, वो हीट सराउंडिंग में रिलीज होती है। वो रिलीज हीट जो है सराउंडिंग में जाके सराउंडिंग का डिसऑर्डर या रैंडमनेस, ठीक है, या आप कह सकते हो उसकी अव्यवस्था को बढ़ाती है। वही हीट आपने पढ़ा होगा एक टर्म एंट्रोपी। उसी हीट का ये जो हीट रिलीज होके यूनिवर्स की अव्यवस्था या रैंडमनेस को बढ़ाई जा रही है रेगुलरली, उसी को अपन कहते हैं एंट्रोपी। ओके, ये जो हीट लॉस है ये यूनिवर्स की एंट्रोपी, क्योंकि हीट को हम पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कुछ हीट हमेशा हर प्रोसेस में लॉस हो जाती है, और वो जो हीट जो लॉस होती जा रही है वो कंटिन्यूअसली यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही है, उसकी रैंडमनेस को बढ़ा रही है, जो कि एंट्रोपी आपको पता है जब बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यही से अपन एंट्रोपी टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो ये एफिशिएंसी अपनी हो गई थी। अब मैं इन टर्म्स को यूज करते हुए देखो, ये T2 माइनस T1 अपॉन T2 और Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, T2 ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T1 अपॉन T2। देखो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 वापस आ जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, ठीक है। अब आप इसको 1 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस में था माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस के साइन कैंसिल कर दो, तो ओवरऑल T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 बच जाएगा, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो मैं ये Q1 के नीचे तो ले आऊं T1 और इधर Q2 के नीचे ले आऊं T2, इस तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2। तो आपको पता होगा जैसे अपन लिखते थे ना P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, मतलब P और V का मल्टीप्लाई हमेशा सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम हो। तो
तो अपन लिखते थे PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखते थे। वैसे ही अगर मान लो Q2 अपॉन T2 किसके इक्वल है, Q1 अपॉन T1, तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जिसमें कि ये जो Q है वो है हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग ए रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल आपको पता होना चाहिए वह प्रोसेस जो कि एक से ज़्यादा छोटी छोटी स्टेप में जब काम हो रहा हो, ठीक है। तो ये Q मैंने आपको बताया, कार्नोट साइकिल एक रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें आप जहाँ से चालू होते हो वहीं वापस पहुँच जाते हो 4 स्टेप के दौरान। लेकिन जब अगर एक प्रोसेस होगा A से मान लो आपको B जाना है तो आप रिवर्सेबली उस काम को कराओगे, छोटी छोटी स्टेप्स में वो काम होगा, ठीक है। तो Q रिवर्सेबल अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये Q रिवर्सेबल अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ही क्या होता है, एंट्रोपी होता है, ठीक है, जिसे अपन S से बताते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर स्मॉल स्टेप में काम हुआ है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर स्मॉल स्टेप में हीट का एक्सचेंज हुआ है तो आप इसको DQ रिवर्सेबल अपॉन T इज इक्वल्स टू DS लिख सकते हो। ये एंट्रोपी होता है, मतलब DQ क्या हो गया, हीट एक्सचेंज इन अ प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज नोन एज एंट्रोपी। किसी प्रोसेस के दौरान जो हीट एक्सचेंज होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो ये अपन ने क्या किया, जो कार्नोट साइकिल की अपनी एफिशिएंसी थी वहीं से उसको समझाते हुए यहाँ आके और एंट्रोपी को बताया। और आप बता सकते हो कि जो हीट लॉस होता है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वही हीट लॉस क्या है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ा रहा है, ओके। तो जैसे वहां पे अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मोस्टली जो है वो एंट्रोपी से ही रिलेटेड है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ओके। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया एंट्रोपी। अब देखो अगर हम एंट्रोपी की यूनिट्स देखें तो आप इससे देख के बता सकते हो कि जूल, क्योंकि क्यू क्या है, एक एनर्जी है, हीट, जूल पर टेम्परेचर का क्या हो जाता है, केल्विन, तो जूल पर केल्विन क्या हो गई, इसकी यूनिट होगी। प्लस ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे अगर डिपेंड करती है इसका मतलब ये जो एंट्रोपी है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का एक्सचेंज होगा और एंट्रोपी की वैल्यू वेरी करेगी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, इसीलिए मोलर एंट्रोपी अलग चीज़ होती है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हो, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब एंट्रोपी भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होते हैं। उसको प्रूव करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कुछ स्टेप्स जिससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि एंट्रोपी भी क्या है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2 पे आ गए थे अपन, ओके। यहाँ चलो मैं Q2 कर लेती हूँ और ये Q1, एक मिनट, Q1 अपॉन Q2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन T1, ठीक है। अब क्या है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 0, जिसे कि आप ये कह सकते हो कि Q2 तो जो है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब थी, हीट जो ली वो Q2 थी, और Q1 क्या थी, जो हीट रिलीज हुई वो थी, ठीक है। तो अपन इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि Q2 अपॉन T2 प्लस ब्रैकेट में माइनस Q1 लिख दूं अपॉन T1। इसका मतलब Q1 तो हीट रिलीज और Q2 हीट एब्जॉर्ब है, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। अगली स्टेप में देखो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं देख रही कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, मैं ये देख रही हूँ हीट का एक्सचेंज हुआ है। तो क्या मैं इस स्टेप को Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकती हूँ, अगर मैं ये मानती हूँ कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हीट का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो रिलीज हुई है या
एब्जॉर्ब हुई है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये अपन एक कार्नोट साइकिल के लिए अपन ये स्टेप लिख सकते हैं, एक कार्नोट साइकिल के लिए। अब आप अज्यूम करो कि एक प्रोसेस है जिसमें कि अपन को ए से बी जाना है, ये ए से बी अपन को जाना है, ओके, और इसमें रिवर्सेबल प्रोसेस है, रिवर्सेबल मतलब छोटी छोटी स्टेप्स में होगा, ठीक है, और कार्नोट साइकिल के थ्रू। तो ये जैसे मान लो ये अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर अपन कहते हैं वर्टिकल लाइन, वो क्या दिखा रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर मैं एक और हॉरिजॉन्टल आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एक कार्नोट साइकिल हो गई। छोटी छोटी स्टेप्स में पूरा प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि प्रोसेस क्या है, रिवर्सेबल। तो बहुत सारी कार्नोट साइकिल्स बन के वो बी पे पहुंचेगा। इसी तरीके से फिर वापस साइकिल चालू होगी, फिर वापस साइकिल चालू होगी, और बहुत छोटी छोटी स्टेप में ये जो हॉरिजॉन्टल है वो ये तो दिखाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इस तरीके से ये यहाँ पे बी पे पहुंचेगा, ए से पहुंचा बी। तो अभी तक प्रोसेस साइक्लिक नहीं है। कार्नोट तो खुद में एक साइकिल है लेकिन प्रोसेस साइक्लिक नहीं है, क्योंकि प्रोसेस तो साइक्लिक जब होगा जब ए पे वापस आ जाएंगे, ए से बी गया, तो दिस इज कार्नोट रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है, कार्नोट साइकिल जो कि रिवर्सेबली हो रही है, तो छोटी छोटी स्टेप में हो। लेकिन अब ये अगर मैं बी से वापस ए चली जाऊं तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। यहां मैं ए से बी गई तो मैंने एक अलग पाथ अपनाया होगा, और बी से ए मैं इसी पाथ से नहीं आई, मैं किसी दूसरे पाथ से आई। या आप अज्यूम करो कि ये अपना एक अपन ने एग्जाम्पल कंसिडर, एक कंडीशन कंसिडर करिए कि रिवर्सेबली एक प्रोसेस हो रहा है जो ए से बी जा रहा है छोटी छोटी कार्नोट साइकिल की स्टेप्स में, और फिर बी से वो वापस कहाँ आ रहा है, ए आ रहा है, ओके। तो हर कार्नोट साइकिल, हर एक डब्बा ये चीज दिखा रहा है, हर एक डब्बे में ये हो रहा है कि टोटल हीट एक्सचेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। टोटल हीट एक्सचेंज जीरो के इक्वल नहीं होगा, इनका रेशियो Q2/T2 प्लस Q1/T1 का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वन कार्नोट साइकिल जो है वो ये दिखा रहा है, वन कार्नोट साइकिल जो है उसमें अपन, क्योंकि अभी अपन ने इसको एफिशिएंसी से ही आगे बढ़ के निकाला कि एक कार्नोट साइकिल ये दिखाता है। तो अगर हम माने कि सभी कार्नोट साइकिल का टोटल करूं मैं ए से बी पे पहुंचने में, तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं समेशन, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स हर कार्नोट साइकिल का आप ये गिनोगे, समेशन Q रिवर्सेबल अपॉन T इज इक्वल्स टू जीरो। इसको मैंने क्या लिख लिया, Q रिवर्सेबल, टोटल हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग ए रिवर्सेबल प्रोसेस। Q रिवर्सेबल अपॉन T भी लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि टोटल हीट एक्सचेंज ही है, ठीक है, टोटल हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग ए रिवर्सेबल प्रोसेस। अगर मैं ये मान रही हूँ कि ए से बी वो रुका नहीं और वापस आ गया, तो मैं क्या मानूंगी कि वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अपन क्या मानेंगे कि वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, मैंने ये जो चीज बनाई है ये साइकिल के लिए बनाई है, Q रिवर्सेबल अपॉन T इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको अपन ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, Q रिवर्सेबल अपॉन T, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q रिवर्सेबल अपॉन T A से B, ठीक है, और प्लस किसका एडिशन है ये, भाई आपने साइक्लिक दिखाया ना यहाँ पे, तो साइकिल कैसे हुई, साइकिल दो के टोटल के कारण हुई कि A से B गया और फिर B से A आया, दो का ही तो टोटल है भाई। यहाँ तक जब तक मैंने समेशन लगाया था तब तो इन स्टेप्स का टोटल था, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ A से B रुकी नहीं साइकिल, B से वापस A पे आई है, तो B से वापस अगर A पे आई है तो A से B का टोटल ये है और B से A का टोटल ये, ठीक है। और ये टोटल किसके इक्वल है, क्योंकि ये तो मैंने इसको खोल के लिखा है, इज इक्वल्स टू जीरो है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ कि A टू B Q रिवर्सेबल अपॉन T, ठीक है, ये इधर हो गया, और उस टर्म को उधर ले जाती हूँ, माइनस B टू A Q रिवर्सेबल अपॉन T, ओके।
अब देखो, अगर मैं इस माइनस साइन को हटाती हूं, तो माइनस साइन को अगर मैं हटाऊंगी तो मैं माइनस साइन तभी हटेगा जब मैं इसकी लिमिट्स को भी उल्टा करूं, ए से बी। अब आप देखो, ये जो पहला पाथ है वो है पाथ फर्स्ट, ए से बी, और दूसरा वाला था बी से ए, लेकिन मैंने माइनस साइन हटाया तो वो भी क्या हो गया, ए से बी। पाथ तो ये सेकंड है, वो तो माइनस साइन हटने पे अपन को ऐसा दिख रहा है। तो पाथ अलग अलग है, लेकिन दोनों की एंट्रोपी, जो कि क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी एंट्रोपी होती है, दोनों की एंट्रोपी सेम है। देयर इज डिफरेंट पाथ, ये फर्स्ट पाथ था, ये सेकंड पाथ था, लेकिन दोनों की एंट्रोपी सेम है, क्योंकि दोनों में ए से बी और ए से बी, या आप कह सकते हो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं दोनों के, वो सेम है। तो जो एंट्रोपी है वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि किस पाथ से जा रहे हैं। तो ये आप कुछ थोड़े से स्टेप, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो कि एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, तो ये आप वहाँ से प्रूव कर सकते हो। क्या किया अपन ने, देखो इसमें सबसे पहले एक तो अपन ने एक प्रोसेस लिया जिसमें कि कार्नोट साइकिल के थ्रू छोटी छोटी स्टेप्स में कार्नोट साइकिल हो रही है, ए से बी अपन पहले पहुँच रहे हैं और फिर बी से वापस ए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक प्रोसेस का टोटल जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये अपन ने करके देखा। अभी एक प्रोसेस जो है, एक कार्नोट साइकिल जो है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं उसको अपन, या इस तरीके से लिख सकते हैं एक कार्नोट साइकिल के लिए, ठीक है। Q2 अपॉन T2 ये एक। तो अगर मान लो सब स्टेप्स का टोटल करें तो समेशन क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी लिख सकते हैं, और अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो फिर आप साइक्लिक लगा दो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। साइक्लिक प्रोसेस हुआ कैसे, ए से बी, बी से ए इज इक्वल्स टू 0। मैं इस एक टर्म को उधर ले जाऊं तो एक टर्म माइनस में हो जाएगी, माइनस हटाने के लिए मैंने लिमिट्स को उल्टा किया और पता चला कि दोनों अलग अलग पाथ हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। ओके, तो ये अपना एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसमें अपन ने देखा कि एंट्रोपी रैंडमनेस होती है किसी सिस्टम की। एंट्रोपी जो है वो होती है ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। अगर हम ये बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो स्टेट फंक्शन है, तो आपको पता है स्टेट फंक्शंस को अपन इस तरह से चेंज से दिखाते हैं। एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेज, अगर आप चाहो तो बी लिख सकते हो, माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेज, जैसे डेल्टा एच और डेल्टा ई को लिखते थे। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं जूल पर केल्विन, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आगे अब अपन एंट्रोपी का इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह से एंट्रोपी की बातें करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ओके।